तो लगातार सवाल अब यही उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ये नया दांव खेलने की कोशिश में है? क्या आरबीआई पर सरकार की टेढ़ी नज़र है? कैसी को भुनाने की कोशिश में है सरकार? और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर श्रवण यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही बीजेपी की तरफ से पैनलिस्ट में हैं खेमचंद शर्मा जी। खेमचंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर श्रवण जी, उनसे ये जानने की कोशिश करूँगी, दर्शक भी जानना चाहते हैं, आखिर सरकार और आरबीआई के बीच जो ये टकराव है, इसकी असल वजह क्या है? देखिए, जो सरकार जिस तरह से करने जा रही है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपना जो विज्ञापन, इस सरकार का जो सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो विज्ञापन पर रहा है जी। तो सरकार विज्ञापन खर्चे के लिए पैसा जुटाना चाह रही है। ये तो जब हल्ला मच गया तो कह रही है कि साहब हम पब्लिक को बांटेंगे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो रिजर्व बैंक से पैसा लेना चाहती है उसको विज्ञापन खर्च पे इस्तेमाल करेगी। और इस मुद्दे पर अगर अपन बात करें तो ये भी है कि रिजर्व बैंक एक स्वायत्त संस्था है और उनके जिस तरह दो गवर्नर विरोध करके और छोड़ के जा रहे हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लग रहा है कि सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। और ख़ास तौर से अरिजीत पटेल का जाना तो ये बिल्कुल तय करता है कि सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि अरिजीत पटेल को वर्तमान बीजेपी सरकार ही लेके आई थी। रघुरामन तो पहले गवर्नर थे, लेकिन इनको वही लेके आई और वही इस सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। तो बिल्कुल, और जिस तरह से अरिजीत पटेल ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया, उससे तो यही साफ हो रहा था, क्योंकि इस तरह से जो इस्तीफे दिए जाते हैं यानी सरकार के साथ जो है वो ठनाठनी वहीं पर नजर आ गई। देखिए, अरिजीत पटेल जो थे वो नोटबंदी के टाइम पे आए थे, तो उस वक्त तो उनको सरकार का निर्णय सही लगा होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नोटबंदी के प्रभाव देखे और उनको लगा होगा नोटबंदी से जो है देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई और जो रुपया है लगातार गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, क्योंकि डॉलर ही एक मात्र ऐसी मुद्रा है जिसे सारी मुद्राओं का आंकलन होता है जी। और जो संसदीय समिति है उसने भी रिपोर्ट दी है कि भाई इससे जो है जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था उससे गड़बड़ाई है। तो अरिजीत पटेल को ये लगा होगा कि अगर ये रुपया और चला गया तो रिजर्व बैंक बिल्कुल खाली हो जाएगा। और वैसे भी देखिए पूनम जी, अपन अगर घर की भी बात करें तो घर में भी अपन थोड़े पैसे बचा कर रखते हैं, उस समय के लिए बचा कर रखते हैं, जिस अपन कोई हारी बीमारी कोई परिस्थिति हो उसके लिए बचा कर रखते हैं। तो रिजर्व बैंक तो आज हमारी एक ऐसी संस्था है जो देश के लिए काम कर रही है। उसका कोई व्यक्तिगत, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका कोई व्यक्तिगत हित तो है नहीं। मान लीजिए अगर ये पैसा दे दे तो अरिजीत पटेल को कोई तनख्वाह से थोड़ी कम हो रही थी, उनकी तो जितनी तनख्वाह मिल रही तनख्वाह मिल ही रही थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए काम किया और देश हित को ध्यान रखते हुए उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उससे प्रमाणित होता है कि जो सरकार जो करने जा रही है, जो रुपया लेने जा रही है, चाहे भले ही सरकार का कोई भी मकसद हो, वो ठीक नहीं है। और वैसे भी सरकार को अगर रुपया चाहिए तो अपने सोर्सेज जुटाने चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर आए, वो अपना सोना गिरवी रख गए देश का, रिजर्व बैंक का। दूसरे प्राइम मिनिस्टर ये हैं जो देश की जो अर्थव्यवस्था उसको डगमगा रहे हैं। इससे जो निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, एक दिन ऐसी स्थिति बन जाएगी कि इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा। फिर जो प्रधानमंत्री जी जो 2000 करोड़ रुपए खर्च किए विदेश यात्राओं पे और विदेश गए, उसका क्या फायदा होगा? बिल्कुल, वो बेकार चला जाएगा। जी। इसीलिए सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए। होता क्या है, यानी सरकार को सोचना चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं। चलिए खेमचंद जी, आपके पास भी आऊंगी। ये बताइए, आप सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, अभी जो 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं वहां से अब मोदी सरकार संकट में आ गई है, तो क्या इसी के चलते जो है नया दांव खेलने की कोशिश है लोकसभा चुनावों को देखते हुए? क्या आरबीआई को मोहरा बनाने की कोशिश है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी आरबीआई को कोई मोहरा नहीं बनाना चाह रहे हैं जी। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रथम दिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दिन से ही उन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि गरीब को गणेश मानकर उन्होंने सरकार चलाने का काम किया जी। और गरीब व्यक्ति का कैसे उत्थान हो, आम आदमी का कैसे उत्थान हो, एक ठेले थड़े वाले का, एक सब्जी बेचने वाले का कैसे उत्थान हो, इस विषय को लेकर उन्होंने सरकार में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया जी। उसी के तहत उन्होंने एक मुद्रा योजना, जो एक बहुत बड़ी योजना पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष के गरीब लोगों को, छोटे व्यापारियों को, जो फुटकर व्यापारी हैं, उनको किस प्रकार मेरा विषय पूरा करूं, उसको डगमगा करके ठीक है। देखिए, देश के वो भी तो हिस्से हैं भैया। आप ये देखिए ना, वो जो गरीब व्यक्ति है, जो आम नागरिक है, जिसको कभी अपना अधिकार ही नहीं मिला, उस व्यक्ति को आज उत्थान की यदि कोई प्रधानमंत्री बात करता है तो हम सब लोगों को खुश होना चाहिए कि एक आम व्यक्ति, एक आम गरीब मोदी जी को गरीबों की याद। देखिए, मोदी जी ने जिस दिन से सरकार में आए हैं, निश्चित तौर पर उसी दिन से ऐसी योजनाएं, चाहे वो मुद्रा योजना की बात करें हम, चाहे बीमा योजना की बात करें, गरीब को
किस प्रकार गरीब का उत्थान हो, उसके उत्थान के लिए आज लेकिन मोदी ने तो ये कहा था खेमचंद जी कि जब विदेशों में जो हमारा स्विस बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जो ब्लैक मनी पड़ी हुई है, उसको लाऊंगा और 15-15 लाख रुपए खातों में दूंगा। बिल्कुल सही कहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी उन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी गलत साबित हो जाए जिस तो प्रकार 50 दिन बाद मुझे चौराहे में लटका देना। गरीब के लिए तो क्या हुआ उसका? देश के गरीब के लिए जो कार्य कर रहे, निश्चित तौर पर इसका आगामी दिनों में परिणाम मिलेगा। जी, क्या हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा जब ये नहीं चला तो ये मान लें कि अब ये तीसरी गली निकालने की कोशिश है? ऐसा नहीं कह सकते। राम मंदिर, भगवान राम जो हम सब 125 करोड़ देशवासियों की आस्था का विषय, निश्चित तौर पर वो विषय हमारा है। ऐसा नहीं है कि हम राम मंदिर को भूलेंगे। राम मंदिर को किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, 125 करोड़ लोग ये चाहते हैं भगवान राम की आस्था पर जो विश्वास रखते हैं वो ये चाहते हैं भगवान राम का मंदिर बने। तो निश्चित तौर पर वो भगवान राम का मंदिर बनेगा। आप विधेयक की बात करते हैं, यदि आवश्यकता पड़ेगी, माननीय उच्चतम न्यायालय में निर्णय आने का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद हम माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में विश्वास रखते हैं और आवश्यकता पड़ी तो निश्चित तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहा है, हमारे अन्य नेताओं ने भी कहा है, भगवान राम का भव्य मंदिर वहीं पर बनेगा। और दूसरी बात, जो आरबीआई की बात आप कर रहे हैं, आरबीआई की जो व्यवस्थाएं हैं वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है और आरबीआई पुनः व्यक्तिगत काम करती है। जो भी आरबीआई के निर्णय है वो आरबीआई लेती है। देश के प्रधानमंत्री जी की जो नजरें हैं वो गरीब का किस प्रकार, नहीं, लेकिन ये आप ऑटोनोमस बॉडी है, उससे पैसा लेना उचित थोड़ी है। खेमचंद जी, आपने अभी भी ये बोला कि जो आरबीआई के है, आरबीआई मतलब खुद से निर्णय लेती है, लेकिन यही तो सवाल उठ रहा है आरबीआई की स्वायत्ता पर। छोड़ा कहाँ है आरबीआई को फ्री की खुद से निर्णय लेंगे? निवेदन कर दूं, इससे पूर्व भी यूपीए सरकार में वाईवी रेड्डी जी गवर्नर हुआ करते थे। वाईवी रेड्डी जी ने भी कहा हुआ है पहले, एक बार उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन सरकार से तालमेल हमारा बैठाए रखना, सरकार का हस्तक्षेप होना, ये लाजमी सी बात है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सरकार पूरी तरह से कंट्रोल करना, ये तो एक अलग चीज है। देखिए, कोई कंट्रोल की स्थिति नहीं है। नहीं, सरकार ये चाहती है, सरकार ये चाहती है देश की गरीब जनता का कैसे सहयोग हम कर सकते हैं। आज जैसे हम मुद्रा योजना की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के गरीबों के उत्थान के लिए, थड़ी ठेले वालों के लिए, सब्जी वाले के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये किया। और उस योजना में जो एनपीए, अरिजीत पटेल ने जो इस्तीफा दिया वो सही दिया, गलत? देखिए, एनपीए की जो स्थिति आई, नहीं, अपन बात ये 11 सरकारी बैंकों को ऋण देने से मना कर दिया। आरबीआई ने 11 सरकारी बैंकों को ऋण देने से मना कर दिया। तो सीधा सीधा गरीबों के लिए जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी लाए, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मान लेते हैं, गरीबों के लिए योजना लाए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना सा जवाब दीजिए, उर्जित पटेल ने इस्तीफा क्यों दिया? हालांकि इससे पहले रघुराम राजन भी इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन सवाल उर्जित पटेल को लेकर, आखिर क्यों दिया? वो भी इतना तत्काल प्रभाव से।